तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के सफर में दोबारा खुशामदीद। ये हमारा पार्ट 2 है और आज हम कुछ बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो एक टीचर के तौर पर कामयाबी के लिए लाजमी हैं। देखिए, एक अच्छा उस्ताद सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स को गहराई से समझता भी है। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को नापा कैसे जाता है, उनके जहन को कैसे समझा जाता है, लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज क्या हैं, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एक महफूज और पॉजिटिव क्लासरूम का माहौल कैसे बनाया जाता है। ये सारी बातें आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो चलिए मिलकर इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बनाते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन से, जहां हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मेजर कैसे करते हैं। फिर हम सीधा लर्नर की साइकोलॉजी में डाइव करेंगे और जानेंगे कि हर बच्चा यूनिक क्यों होता है। उसके बाद हम लर्निंग थ्योरीज पर बात करेंगे कि आखिर नॉलेज दिमाग में बनती कैसे है। फिर हम मेमोरी और स्पेशल एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आखिर में स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे, जो एक कामयाब लर्निंग एनवायरनमेंट की बुनियाद है। यह स्ट्रक्चर ना सिर्फ एग्जाम की तैयारी में मदद देगा, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को लंबे अरसे तक याद रखने में भी आसानी होगी। चले अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। एक टीचर के तौर पर सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने वाकई कुछ सीखा है। सिर्फ पढ़ा देना काफी नहीं होता है ना? हमें उनकी लर्निंग को नापना और समझना भी पड़ता है। और बस यहीं पर असेसमेंट और इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। आइए देखते हैं कि ये क्या हैं और एक क्लासरूम में इनका अहम रोल क्या है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक शेफ की मिसाल है। जब एक शेफ खाना पकाते हुए उसे चखता है ताकि नमक मिर्च ठीक कर सके, तो यह है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यह प्रोसेस के दौरान होता है ताकि बेहतरी लाई जा सके। बिल्कुल इसी तरह क्लास में लिया जाने वाला एक छोटा सा क्विज या स्टूडेंट से सवाल जवाब करना, यह सब फॉर्मेटिव है। दूसरी तरफ जब मेहमान खाना खाकर उसकी तारीफ करते हैं, तो वो है समेटिव असेसमेंट। यह प्रोसेस के एंड में होता है ताकि फाइनल रिजल्ट को जांचा जा सके। हमारे फाइनल एग्जाम्स इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। तो एक का मकसद है बेहतरी लाना और दूसरे का मकसद है फैसला करना। अब कुछ अहम टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये वो टेस्ट है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक जैसी कंडीशंस में होता है। दूसरा है वैलिडिटी, यानी क्या टेस्ट वही चीज नाप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तीसरा है रिलायबिलिटी, यानी क्या टेस्ट हर बार एक जैसे रिजल्ट्स देता है। और आखिर में है रूब्रिक्स, जो स्कोरिंग के वाज़े उसूल होते हैं। सीटेट एग्जाम्स में अक्सर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का फर्क पूछा जाता है। इसको ऐसे समझें, अगर एक वजन करने वाली मशीन आपका वजन हर बार 5 किलो कम दिखाती है, तो वो रिलायबल तो है क्योंकि रिजल्ट कंसिस्टेंट है, लेकिन वैलिड नहीं है क्योंकि रिजल्ट सही नहीं है। याद रखें, रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, जबकि वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी। ठीक है, जब हम ये समझ लेते हैं कि जांच कैसे करनी है, तो अगला लॉजिकल स्टेप ये समझना है कि हम जांच किसकी कर रहे हैं, यानी हमारे स्टूडेंट की। हर स्टूडेंट का दिमाग एक अलग दुनिया है। आइए लर्नर साइकोलॉजी यानी सीखने वाले की नफ्सियात की इस दुनिया में कदम रखते हैं। लर्नर साइकोलॉजी में दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ एफिकेसी स्टूडेंट का यकीन है, वो यकीन कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। दूसरी तरफ सेल्फ रेगुलेशन उस यकीन को अमल में बदलने की सलाहियत है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जिसमें हाई सेल्फ एफिकेसी है, वो यकीन रखता है कि वो मैथ का टेस्ट पास कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास सेल्फ रेगुलेशन भी है, तो वो सिर्फ यकीन नहीं करेगा, बल्कि पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाएगा, डिस्ट्रैक्शन से बचेगा और उस पर अमल भी करेगा। कामयाबी के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। और ये याद रखना एक उस्ताद के लिए सबसे सबसे जरूरी है। कोई भी दो स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। हर एक की सीखने की रफ्तार, समझ, दिलचस्पी और यहां तक कि दिन का वो वक्त जब वो सबसे बेहतर सीखते हैं बिल्कुल अलग हो सकता है। एक इफेक्टिव टीचर इस फर्क को एक चैलेंज के तौर पर नहीं, बल्कि एक मौके के तौर पर देखता है। वो अपनी टीचिंग को इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक ढालता है ताकि हर बच्चा अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंच सके। सेक्शन 3, लर्निंग थियरीज। अब क्योंकि हर स्टूडेंट मुख्तलिफ है, तो ये सवाल पैदा होता है कि सीखने का ये अमल आखिर होता कैसे है। वो कौन से मेंटल रास्ते हैं जिनसे गुजरकर इंफॉर्मेशन नॉलेज में बदलती है। चलिए उन फाउंडेशनल थियरीज को देखते हैं जो इस मैजिकल प्रोसेस की वजाहत करती हैं। दो बुनियादी नजरियात हैं, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म। बिहेवियरिज्म यानी बर्तावी नजरिया सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जो नजर आती है, यानी बिहेवियर। ये दिमाग को एक ब्लैक बॉक्स समझता है। इससे सिर्फ इनपुट यानी स्टिमुलस और आउटपुट यानी रिस्पॉन्स से मतलब है। जैसे घंटी बजने पर कुत्ते का रिस्पॉन्स।
जबकि कॉग्निटिविज्म यानी इदराकी नजरिया उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने की कोशिश करता है। ये सोच, याददाश्त और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मेंटल प्रोसेसेस पर फोकस करता है। तो एक बाहर के अमल को देखता है और दूसरा दिमाग के अंदर क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करता है। आजकल की थियरीज लर्नर्स को नॉलेज का पैसिव रिसीवर नहीं बल्कि एक एक्टिव क्रिएटर मानती हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि अपने पुराने तजुर्बों की बुनियाद पर अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी बनाते हैं। जबकि सोशल लर्निंग थियरी के मुताबिक ये कंस्ट्रक्शन अकेले नहीं होती बल्कि सोशल इंटरैक्शन के जरिए होती है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जहां स्टूडेंट्स मिलकर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, अपनी नॉलेज भी बनाते हैं और एक दूसरे के आइडिया से सीखते भी। ठीक है, तो जब एक स्टूडेंट अपनी नॉलेज बना लेता है तो वो उसे अपने दिमाग में स्टोर कैसे करता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसे वापस कैसे लाता है? ये सवाल हमें ह्यूमन ब्रेन के सबसे दिलचस्प पहलू यानी मेमोरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ले जाता है। यहाँ दो अहम टर्म्स हैं। पहली है वर्किंग मेमोरी, इसे दिमाग का RAM या एक टेम्पररी नोटपैड समझें। ये वो जगह है जहां हम मौजूदा इन्फॉर्मेशन पर एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। दूसरी टर्म है एनकोडिंग। ये इन्फॉर्मेशन को ऐसी शक्ल में तब्दील करने का अमल है जिसे दिमाग में लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके। आसान लफ्जों में ये इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव करने जैसा है। मेमोरी से जुड़ी दो और अहम टर्म्स हैं, रिट्रीवल और रिटेंशन। रिट्रीवल का मतलब है स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को मेमोरी से वापस निकालना, जैसे एग्जाम के दौरान किसी जवाब को याद करना। और रिटेंशन का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को वक्त के साथ महफूज रखना। उसी कंप्यूटर वाली मिसाल को आगे बढ़ाते हैं तो एग्जाम के लिए एक फाइल को हार्ड ड्राइव से ढूंढकर खोलना रिट्रीवल है और इस बात को यकीनी बनाना कि वो फाइल डिलीट ना हो जाए रिटेंशन है। अब हम मेमोरी जैसे एक मेंटल प्रोसेस से आगे बढ़कर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं। एक बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन ही स्टोर नहीं करता बल्कि वक्त के साथ उसकी सोचने, समझने और सही गलत में तमीज करने की सलाहियत भी बढ़ती है। इसमें दो अहम पहलू हैं, एक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने की स्किल्स में इजाफा और दूसरा है मॉरल डेवलपमेंट यानी अखलाकियात और वैल्यूज का डेवलप होना। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में दो नाम सबसे बड़े हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। पियाजे का मानना था कि बच्चे स्टेजेस में सीखते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके एक नन्हे साइंटिस्ट की तरह खुद ही दुनिया को समझते हैं। उनके लिए डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल सफर है। दूसरी तरफ वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उनका कहना था कि बच्चा बड़ों या ज्यादा काबिल दोस्तों से बातचीत और मदद के जरिए सीखता है। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, पियाजे ने इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जोर दिया जबकि वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को डेवलपमेंट की बुनियाद करार दिया। एग्जाम्स में जो बुनियादी फर्क पूछा जाता है वो यही है, पियाजे के लिए बच्चा एक लोन साइंटिस्ट है जबकि वाइगोत्स्की के लिए वो एक सोशल लर्नर है। वाइगोत्स्की के दो बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट्स हैं, ZPD और स्कैफोल्डिंग। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उस फर्क को कहते हैं जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। ये लर्निंग का वो मैजिक जोन है जहां सबसे इफेक्टिव टीचिंग होती है। और स्कैफोल्डिंग वो टेम्पररी सपोर्ट है जो टीचर या दोस्त उस जोन में देता है। ये बिल्कुल साइकिल के साथ लगी ट्रेनिंग व्हील्स की तरह है जो बच्चे को बैलेंस बनाने में मदद देती हैं और जैसे ही वो सीख जाता है उन्हें हटा दिया जाता है। सेक्शन 5 स्पेशल नीड्स एजुकेशन। अब जब हम डेवलपमेंट के इन अलग अलग थ्योरीज को समझ चुके हैं तो हम इस नॉलेज को हर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें सीखने के सफर में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। ये हमें स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ ले जाता है। स्पेशल नीड स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने के लिए ट्रेडिशनल टीचिंग से कुछ ज्यादा मदद की जरूरत होती है। इसमें कई तरह की डिफिकल्टीज शामिल हो सकती हैं। कुछ आम मिसालें हैं डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चों को लफ्जों को पढ़ने और समझने में मुश्किल पेश आती है, और ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट स्लैश हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें अटेंशन मेंटेन करने और इंपल्सेस को कंट्रोल करने में दुश्वारी होती है। एक टीचर के लिए इनकी बुनियादी पहचान होना बहुत जरूरी है। हमारा अल्टीमेट गोल है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी शमूली तालीम। ये एक ऐसा एजुकेशनल फिलॉसफी है जहां तमाम स्टूडेंट्स उनकी एबिलिटी या डिसेबिलिटी से हटकर एक साथ एक ही क्लासरूम में सीखते और बढ़ते हैं। और इस अजीम मकसद को हासिल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि एक ही लेसन को मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाना ताकि हर बच्चे की इंडिविजुअल जरूरत पूरी हो सके। सेक्शन 6 मेंटल हेल्थ टर्म्स। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा तब तक बेहतरीन तरीके से नहीं सीख सकता जब तक वो जज्बाती और ज़हनी तौर पर महफूज और सेहतमंद महसूस ना करे। एक स्टूडेंट की लर्निंग उसकी मेंटल हेल्थ से गहराई से जुड़ी हुई है।
क्लासरूम में कुछ आम जहनी सेहत के मसाइल जिनका एक टीचर को सामना हो सकता है वो हैं एंग्जाइटी यानी शदीद बेचैनी, डिप्रेशन यानी अफसुर्दगी, स्ट्रेस यानी तनाव और फोबिया यानी किसी चीज का गैर मामूली खौफ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर टीचर को याद रखना चाहिए वो ये है कि आपका काम डायग्नोसिस करना या डॉक्टर बनना नहीं है। आपका रोल एक महफूज और सपोर्टिव माहौल बनाना है, पॉसिबल साइंस को पहचानना है और स्टूडेंट को सही मदद की तरफ गाइड करना है। तो अगर पार्ट 1 और हमारे आज के इस पार्ट 2 ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स को वाज़ेह कर दिया है, तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम इस इल्म को फैलाना है। अगर इस सीरीज ने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद की है तो इस कोशिश को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और मजीद गहराई से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। CTET एग्जाम्स में अपनी कामयाबी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।